Hello friends, welcome to Nursing Current and Practical. So this is part third of DSSB 2019 पेपर 30th अगस्त को ये पेपर हुआ था. So हमने फर्स्ट और सेकेंड वीडियो में कवर किए हैं 20 अराउंड क्वेश्चन. दिस इज द 21 सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन. अगर अभी तक आपने पुराना वीडियो 1 और 2 पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए. Because every day I'm putting the new video about the previous year paper. अभी मैंने DSSB शुरू किया है. आफ्टर दैट ESI एंड NRH, मतलब अलग अलग एग्जाम आई एम ट्राइंग टू पुट एवरी डे न्यू वीडियो अबाउट दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन, डिटेल के साथ, इंग्लिश में प्लस हिंदी में भी. सो हमारा आज का क्वेश्चन है दैट इज 21 क्वेश्चन. 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, पूरा डिटेल में करा है हमने हिंदी के साथ. So 21 से हम starting. The question is healthcare delivery team made up of person. Healthcare delivery team made up of a persons from various discipline who share responsibility, authority and decision making are called. Healthcare team के बारे में है ये क्वेश्चन, जो various discipline. डिसिप्लिन मतलब जिनका डिफरेंट काम है इन हेल्थ टीम. डॉक्टर का अलग काम है, नर्सिंग ऑफिसर का काम अलग है, फिजियोथेरेपिस्ट का काम अलग है, एनओ जो नर्सिंग असिस्टेंट उनका काम अलग है, डाइटिशियन का काम अलग है. सो वेरियस डिसिप्लिन हु शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन सबकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी एंड जो डिसीजन मेकिंग है वो रिगार्डिंग पेशेंट केयर के रिगार्डिंग होता है. सो यही पूछा है कि इस टीम को क्या कहते हैं. ऑप्शन 1 इंडिसिप्लिनरी टीम, ऑप्शन 2 मल्टीडिसिप्लिनरी टीम, ऑप्शन 3 ट्रांस डिसिप्लिनरी टीम एंड ऑप्शन 4 इंट्रा डिसिप्लिनरी टीम. सो राइट ऑप्शन इज 1. ऑप्शन 1 इज राइट ऑप्शन. इंटरडिसिप्लिनरी टीम is the team which made up of various discipline, doctor, nurse, physiotherapist, dietitian, then different radiographer, lab person. So various discipline who share responsibility, authority and decision making. So मैंने यहाँ पे एक इमेज लगाया है कि आपको इसमें थोड़ा डिफरेंस पता चले. इनडिसिप्लिनरी टीम ये वाली है, मतलब ये अंडर वन रूफ आपको डिफरेंट जो टीम के लोग हैं वो अंडर वन रूफ अपने तरीके से काम करते हैं रिगार्डिंग वन पॉइंट, मतलब वन उनका जो गोल होता है वो सेम होता है, पेशेंट केयर. लेकिन जो काम करना है उनका सबका काम अलग अलग होता है, लेकिन जो गोल है दैट इज सेम. और मल्टी डिसिप्लिनरी टीम वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं, उनका प्रोफेशन ही अलग हो जाता है, बट दे आर रिलेटेड टू गोल. सोशल एक्टिविस्ट एंड हम हेल्थ केयर टीम, ऑक्यूपेशनल टीम, अगर कोई ऐसा उनका मेजर एक्सीडेंट हो गया है तो उनका आफ्टर एक्सीडेंट ऑक्यूपेशन कैसे वो रीगेन कर सकते हैं. तो ऐसी जो टीम होती है दैट इज मल्टी डिसिप्लिनरी टीम. ट्रांस डिसिप्लिनरी टीम आप इमेज से थोड़ा देख सकते हो कि इनका मिक्स होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में अगर हम इसका देखेंगे, स्वास्थ्य देखभाल वितरण दल विभिन्न विषयों के जानकारों से बना है जो जिम्मेदारियां, अधिकारों और निर्णय लेने को साझा करते हैं. उन्हें क्या कहा जाता है? सो दैट इज कॉल्ड, उन्हें अंतःविषयकीय दल कहते हैं. दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी टीम. थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन आपको एक बार बार इसको पढ़ेंगे और थोड़ा सा इसके बारे में और भी सर्च करेंगे गूगल के ऊपर तो ये समझ आएगा आपको. नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कपल हु मे बी चाइल्डलेस बाय चॉइस आर कॉल्ड. कपल जो चाइल्डलेस रहते हैं, जिनको बच्चा नहीं चाहिए होता है,
बाय चॉइस, अपनी मर्जी से, दे डोंट वांट बेबी, जो बेबी प्लान नहीं करते, ऐसे कपल्स को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 पेरेंट्स, ऑप्शन 2 डैड्स, ऑप्शन 3 फैमिली एंड ऑप्शन 4 पेयर. So right option is dyads. Dyad means two person living together who share responsibility. They are called dyads, and couple who may be childless by choice. Next, हिंदी में अपनी पसंद से निसंतान होने वाले जोड़े क्या कहलाते हैं? So option 2 दव्यक, and here is dyads. Next question, name the family. Name the type of family that is formed when biological unrelated. क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है. इसमें लिखा है biologically unrelated individuals, couples, family live together and jointly carry out family function. ऐसी फैमिली को क्या कहते हैं? जो बायोलॉजिकल अनरिलेटेड होती है बट वो कपल फैमिली जो सब एक साथ रहते हैं, जॉइंट जैसे रहते हैं, ऐसी फैमिली को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 हेटेरोसेक्सुअल फैमिली, ऑप्शन 2 एक्सटेंडेड फैमिली, ऑप्शन 3 कॉम्युनल फैमिली एंड ऑप्शन 4 होमोसेक्सुअल फैमिली. सो राइट ऑप्शन इज कॉम्युनल फैमिली. कॉम्युनल फैमिली जो बायोलॉजिकल अनरिलेटेड होती है. फॉर एग्जाम्पल एनजीओज, ऑर्फनेज होम, बहुत सारे बच्चे होते हैं, दे आर नॉट बायोलॉजिकल रिलेटेड. उनके मदर फादर, मैंने देखा हाउस मदर फादर बाय मतलब एनजीओ अपॉइंट करता है उनके लिए, उनको फैमिली जैसा एनवायरनमेंट मिलता है, एक से ज़्यादा फैमिली होती है वहाँ पे बच्चों की, तो दैट काइंड ऑफ फैमिली इज कॉम्युनल फैमिली. अब हम एक बार टाइप ऑफ फैमिली भी देख लेते हैं. ट्रेडिशनल फैमिली टाइप कौन कौन सी होती है? मैरिड कपल. सिंपल टाइप ऑफ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, that is married couple. Nuclear family consists husband, wife and at least one child, that is nuclear family. आजकल ज़्यादातर फैमिली न्यूक्लियर ही रहती हैं. एक्सटेंडेड फैमिली कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, मतलब हस्बैंड वाइफ और बच्चा विथ एटलीस्ट वन ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट के साथ है, दैट इज एक्सटेंडेड फैमिली. जॉइंट फैमिली ब्लड रिलेटिव एंड देयर स्पाउस staying together with wife staying together, that is joint family. जो communal family का उल्टा है, they are blood relatives. that is tradition family, जो ट्रेडिशनल हमारा चलता आ रहा है. लेकिन आजकल जो न्यू मोड ऑफ फैमिली क्या बन गया है? blended family, a family in which either parent were previously married. मतलब द फैमिली जिसमें से एक या दोनों पेरेंट्स प्रीवियसली मैरिड, जिनकी सेकेंड मैरिज होती है. सिंगल पेरेंट फैमिली, ए फैमिली इन विच ओनली वन ऑफ द पेरेंट इज प्रेजेंट. अनमैरिड फैमिली, पेरेंट अनमैरिड बट लिविंग टुगेदर. कॉम्युनल फैमिली वी हैव read about it, communal family. So हिंदी में अगर हम इसको पढ़ेंगे, उस प्रकार के परिवार का नाम बताइए जिसमें जैविक रूप से असंबंधित व्यक्ति, जोड़े या परिवार एक साथ रहते हैं और संयुक्त रूप से पारिवारिक कार्य करते हैं, दैट इज सांप्रदायिक परिवार. दिस इज कॉम्युनल फैमिली. नेक्स्ट है सिचुएशन इन विच फैमिलीज वन और individual balance is disrupt, requiring development of new coping strategy is called. फैमिली में या इंडिविजुअल मतलब जो अकेले रहते हैं, ऐसी कोई सिचुएशन आ गई है जिनसे बहुत एक न्यू, उसको एडजस्ट करने के लिए एक न्यू कॉपिंग स्ट्रेटजी की जरूरत है, तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? क्वेश्चन थोड़ा सा उलझा हुआ है, बट इफ यू रीड आपको समझ आ जाएगा. सिचुएशन इन विच फैमिली और इंडिविजुअल बैलेंस इज डिस्टर्ब, जैसा कि नॉर्मली चल रहा था वो डिस्टर्ब हो गया है. इट मे बी डिस्टर्ब बाय एनी रीजन. फॉर एग्जाम्पल किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है,
या फिर घर में चोरी वगैरह हो गई है तो फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए फैमिली को एक न्यू कोपिंग स्ट्रेटजी लगानी पड़ती है। तो पूछा है जो सिचुएशन डिस्टर्ब हुआ था उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 ट्रांजिशन, ऑप्शन 2 स्टैग्नेशन, ऑप्शन 3 स्ट्रेटजीज एंड ऑप्शन 4 क्राइसिस। सो राइट ऑप्शन इज क्राइसिस। क्राइसिस इंटरवेंशंस भी आपने पढ़ा होगा साइकेट्री की बुक में। जब एकदम से डिस्टर्ब और इंडिविजुअल जो बैलेंस जो नॉर्मल लाइफ चल रही है एकदम से डिस्टर्ब हो गई है तो दैट इज क्राइसिस सिचुएशन। हिंदी में ऐसी स्थिति जिसमें किसी परिवार व्यक्ति का संतुलन बाधित हो जाता है, नई सामना करने की रणनीतियों के विकास की आवश्यकता होती है, तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? संकट, सॉरी क्राइसिस। क्राइसिस को हिंदी में संकट कहते हैं। तो जब आप एग्जाम हॉल में होंगे और आपको हिंदी इंग्लिश में कोई समझ नहीं आ रहा तो आप हिंदी में एक बार पढ़ सकते हैं। हिंदी के वर्ड्स काफी बार हेल्प कर देते हैं आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए। नेक्स्ट है ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमास आर यूजुअली डिटेक्टेड इंसिडेंटली ड्यूरिंग क्लिनिकल और सेल्फ एग्जामिनेशन एंड आर यूजुअली लोकेटेड इन। ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमा डिटेक्ट या तो क्लिनिकली जब क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है किसी रीजन से, या फिर जब सेल्फ एग्जामिनेशन करती हैं लेडी तो उस टाइम पे फाइब्रोएडिनोमा डिटेक्ट हो जाता है। पूछ रहे हैं इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है? ऑप्शन 1 अपर आउटर क्वाड्रेंट, ऑप्शन 2 लोअर आउटर क्वाड्रेंट, ऑप्शन 3 अपर इनर क्वाड्रेंट एंड ऑप्शन 4 लोअर इनर क्वाड्रेंट। सो राइट ऑप्शन इज नंबर 1 अपर आउटर क्वाड्रेंट। सो इमेज में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने के लिए पेस्ट किया है इमेज। पहले तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है इन ब्रेस्ट? फाइब्रोएडिनोमा हो सकता है, एब्सेस हो सकता है, सिस्ट हो सकता है, फाइब्रोएडिनोमाटोसिस हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है। सबकी लोकेशन अलग अलग होती है। एब्सेस अपर आउटर क्वाड्रेंट में ही होता है एब्सेस भी। देन फाइब्रोएडिनोमा, दिस इज ऑल्सो, दीज टू अकर इन अपर आउटर quadrant. Cyst, this is middle area near the nipple area. Cyst can be happen here only. This is the location of cyst. नीचे जो होती है लोअर इनर क्वाड्रेंट में ट्यूमर या फाइब्रोएडिनोमेटोसिस हो सकता है। सो दिस इज दी रफ लोकेशन। आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा क्या क्या प्रॉब्लम कहाँ कहाँ हो सकती है। सिस्ट भी डिफरेंट तरीके की होती है, फाइब्रोसिस्ट, मल्टीसेलर सिस्ट, फैट सिस्ट, सैलिटरी सिस्ट। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ सिस्ट एट द मिडिल जस्ट नियर द निपल एरिया। हिंदी में सतन फाइब्रोएडिनोमा सामान्यतः नैदानिक एंसम परीक्षण के दौरान संयोग से पाए जाते हैं और सामान्यतः निम्न स्थिति में स्थित होते हैं, दैट इज ऊपरी बाह्य चतुर्थांश। ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए dilation and inflammation of the ducts behind the nipple is called dilation and inflammation, sorry it's changing again dilation and inflammation of duct behind the nipple, उसको इस इन्फ्लामेशन को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 इंट्राडक्टल पैपिलोमा, ऑप्शन 2 डक्ट एक्टेशिया, ऑप्शन 3 मेस्टाइटिस एंड ऑप्शन 4 fibroadenomas. So option 2 is the right option, that is called duct ectasia. Dilation and inflammation of duct is called duct ectasia. This is the image of duct ectasia. क्या होता है ये? जब लैक्टेटिंग मदर होती है, लैक्टेटिंग मदर में मिल्क सीक्रेट होता है, तो यहाँ का एक इमेज यहाँ पे दिखाया है। दिस इज नॉर्मल डक्ट,
ऐसे डक्ट प्लेन होता है, दिस इज नॉर्मल वन। लेकिन अगर इसमें कुछ इसका साइज बड़ा हुआ है, देखो साइज, डायलिटेशन एंड इन्फ्लामेशन एंड इट्स इन्फ्लेम्ड, तो इस सिचुएशन को डक्ट इक्टेसिया बोलते हैं। ये किसी भी कारण वजह से हो सकती है, इन्फेक्शन से हो सकती है या फिर पुअर हाइजीन की वजह से हो सकती है, कि जो डक्ट्स हैं वो डायलेट हो जाते हैं प्लस इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। इनका देखो लुक अलग सा दिख रहा है ना, सो दैट इज डक्ट इक्टेसिया। इसलिए जो लैक्टेटिंग मदर होती है उनको हाइजीन मेंटेन करने के लिए बोलते हैं कि ऐसी सिचुएशन ना हो। मेस्टाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेस्ट, इसमें पूरी ब्रेस्ट इन्फ्लेम्ड हो जाती है। नेक्स्ट, आई मीन हिंदी, निपल के पीछे वहिनी के शोध और फैलाव को क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड वहिनी विस्फारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर दैट हैज, दिस इज हैज मेटास्टाइज्ड to other body part is presented at what stage in classifying breast cancer? कैंसर जो दूसरे बॉडी पार्ट में मेटास्टेसिस हो गया है, मतलब मेटास्टेसिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स, कैंसरस सेल्स दूसरे पार्ट में मल्टीप्लाई होके पहुंच गया है, मेटास्टेसिस हो गया है, वो किस स्टेज ऑफ कैंसर में होता है? कि वो जो दूसरे ऑर्गन तक पहुंच जाती है। सो यू हैव स्टेजेस, ऑप्शन 1 में स्टेज 1, ऑप्शन 2 स्टेज 2, ऑप्शन 3 स्टेज 3 एंड ऑप्शन 4 स्टेज 4। सो राइट ऑप्शन इज स्टेज 4। दूसरे ऑर्गन में अगर कैंसर मेटास्टाइज हो गया है, सो दैट स्टेज इज वेरी लेट स्टेज एंड दैट इज स्टेज 4। इसका प्रोग्नोसिस बहुत पुअर होता है। सो हम एक बार पढ़ लेते हैं कौन कौन सी स्टेजेस होती है कैंसर की। फर्स्ट इज स्टेज 0, कैंसर सेल फाउंड इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म, बहुत ही जल्दी अर्लीस्ट फॉर्म, शुरुआत हुई है बस, दैट स्टेज इज 0 स्टेज। अगला स्टेज 1, ए स्मॉल ट्यूमर दैट हैज नॉट स्प्रेड, एक छोटा ट्यूमर बन गया है बट इट्स नॉट स्प्रेड, दैट इज स्टेज 1। स्टेज 2 में क्या होता है? कैंसर दैट हैज ग्रोन मोर डीपली इनटू नियर बाय टिश्यू, जहां पे कैंसर शुरू हुआ है वहां के आसपास के टिश्यू में इट्स रीच्ड, वहां तक पहुंच गई है, दैट इज स्टेज 2। स्टेज 3, कैंसर दैट हैज स्प्रेड टू लिम्फ नोड, हर ऑर्गन के पास लिम्फ नोड होते हैं टू सर्कुलेट दी वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए लिम्फ नोड होते हैं। तो कैंसरस सेल जो लिम्फ नोड तक पहुंच गई है उस स्टेज को स्टेज 3 बोलते हैं। देन लास्ट stage is stage 4, cancer that has spread to distant part of the body or other part of the body, distant थोड़ा जो adjacent organs होते हैं या फिर उनके भी adjacent organs होते हैं, तो अगर वहां तक कैंसर फैल गया है that is stage 4 cancer. So our question answer is stage 4. कैंसर जो शरीर के अन्य अंगों में फैलता है, स्तन कैंसर के वर्गीकरण किस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है? दैट इज चरण 4। नेक्स्ट, द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर एंड्स विद, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर कब एंड होती है? ऑप्शन 1 द बर्थ ऑफ न्यूबॉर्न, ऑप्शन 2 स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन 3 a sudden gush of dark blood from the vaginal opening, and option 4 a change in uterine shape from discoid to globular ovoid. So option 1 is the right option, the birth of newborn. बर्थ ऑफ न्यूबॉर्न के साथ स्टेज 2 एंड हो जाता है। इसका इमेज भी मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है। देयर आर 3 स्टेजेस। स्टेज 1 जब लेबर पेन शुरू होता है विद ट्रू कंट्रैक्शन, ट्रू लेबर कंट्रैक्शन अंटिल फुल डायलिटेशन, 10
सेंटीमीटर का फुल डायलेटेशन मानते हैं। जब कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ और 10 सेंटीमीटर तक डायलेटेशन हो जाता है, दैट इज स्टेज 1। स्टेज 2, जब 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन हो गया टिल द डिलीवरी ऑफ न्यूबॉर्न, दैट पीरियड इज स्टेज 2। एंड आफ्टर डिलीवरी ऑफ न्यूबॉर्न टिल द प्लेजेंटा डिलीवरी इज स्टेज 3। सो दिस इज स्टेज 1, नवजात का जन्म। प्रसव का दूसरा चरण के साथ नवजात के जन्म के साथ समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीगल एक्सरसाइजेस एज ए मेथड ऑफ कंट्रोलिंग इनकॉन्टिनेंस इन वुमेन आफ्टर चाइल्ड बर्थ एंड हेल्प टू स्ट्रेंथन द। कीगल एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस इसमें बताया है कि इट हेल्प कंट्रोलिंग इनकॉन्टिनेंस इन वुमेन आफ्टर चाइल्ड बर्थ। एंड किस वजह से होता है ये? हेल्प टू स्ट्रेंथन द। पूछा है कि जो ये कंट्रोल करती है इनकॉन्टिनेंस को, कीगल एक्सरसाइज, इसके पीछे बेसिक क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है? ऑप्शन 1 अपर लिम्ब मसल को स्ट्रेंथ करती है, या फिर ऑप्शन 2 चेस्ट मसल को स्ट्रेंथ करती है, या ऑप्शन 3 एब्डोमेन मसल को, या फिर ऑप्शन 4 pelvic फ्लोर मसल को। सो ऑप्शन 4 इज राइट, इट स्ट्रेंथन द pelvic फ्लोर मसल। pelvic फ्लोर मसल को ये स्ट्रेंथिंग करती है सॉरी, उसकी वजह से इनकॉन्टिनेंस प्रिवेंट कंट्रोल किया जाता है, इनकॉन्टिनेंस खत्म हो जाता है इन वुमेन आफ्टर चाइल्ड बर्थ। So these are the some steps for Kegel exercise. This is the first one. But without आप कंसल्ट करके ही ऐसी एक्सरसाइज शुरू करना चाहिए। जिनका सिजेरियन हुआ है उनको तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जल्दी। So these are the some step. First, locate your pelvic floor muscle. ऐसे आप कर सकते हैं, first one. Second is this posture. Third is this posture, and this is the fourth one. So these are the exercise they should repeat and for 10 minutes. Do one set in morning and one set in night after consult. Next, this is the Hindi part. केगल, हिंदी में बोल लें, केगल बच्चे के जन्म के बाद महिलाओं में असंयम को नियंत्रित करने में एक विधि के रूप में काम करता है और डैश को मजबूत बनाने में मदद करता है। दैट इज श्रोणी की मांसपेशियां, pelvic floor muscle. Next, an instrument that measure fetal oxygen saturation directly and in real time. जो डायरेक्टली रियल टाइम में फीटल सैचुरेशन को मॉनिटर करता, मेजर करता है, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 फीटल पल्स ऑक्सीमीटर, ऑप्शन 2 फीटल स्कैल्प स्टिमुलेशन, ऑप्शन 3 बायोअकॉस्टिक स्टिमुलेशन एंड ऑप्शन 4 अल्ट्रासोनोग्राफी। सो ऑप्शन 1 fetal pulse oximeter. Oxygen saturation is measured by fetal pulse oximeter. So this is the fetal oximeter. फिंगर पे लगा के यहाँ पे पूरा आ जाता है हिंदी में, fetal pulse oximeter. गर्भ नाड़ी ऑक्सीमीट्री, एक उपकरण जो भ्रूण में ऑक्सीजन की प्रवृत्ति को सीधे और वास्तविक समय में मापता है, दैट इज गर्भ नाड़ी ऑक्सीमेट्री। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई एम स्टॉपिंग हियर। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अपनी तैयारी पूरे फोकस, पूरी हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क के साथ शुरू कर दीजिए, बिकॉज वेरी सून DSSB इज गोइंग टू कंडक्ट द गवर्नमेंट, आई मीन इज द एग्जाम. बेस्ट ऑफ लक ऑल्सो फॉर द एग्जाम. थैंक यू.